Hello students, welcome to Unacademy. So today we will learn about growth of bone which is under human physiology. If you are a NORCET aspirant and you are preparing for NORCET, then this is the right platform to choose your preparation for. Okay, तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं नॉर्सेट के बारे में। बहुत सारे अच्छे एडुकेटर्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हैं आपको इस बारे में नॉर्सेट के बारे में जानकारी देने के लिए और उसके आपकी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में लेके जाने के लिए। ठीक है, तो hi, I am Shushmita and I have done my masters from Techno India University and I have 2 years of experience of NORCET teaching and I have mentioned the references here, तो you can check this out कि मैं इस books को use की हूँ for the reference purposes. Now get started with the video. Okay. कॉन्वर्जन ऑफ कैंसलस बोन टू कॉम्पैक्ट बोन। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया है कि व्हाट इज कैंसलस बोन, व्हाट इज कॉम्पैक्ट बोन और उसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस बारे में इतना ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन, बट वी विल फोकस ऑन हाउ कैंसलस बोन कन्वर्ट्स इनटू द कॉम्पैक्ट बोन एंड हाउ लॉन्ग बोन ग्रोथ। ओके, तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज चेक दैट आउट एट फर्स्ट एंड फिर आप इस वीडियो में आइए तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ऑल न्यूली फॉर्म्ड बोन, जैसे कि पहले एकदम जो नया बोन फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कैंसलस या स्पॉन्जी होती है। ठीक है, एंड धीरे धीरे जैसे मैच्योर होते हैं हमारे बोन्स वैसे करके ये मैच्योरिटी के साथ साथ ये कैंसलस से कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन होता है। Okay, so each space between the trabeculae of cancellous bone comes to be lined by a layer of osteoblast. तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इस पिक्चर में ट्रैबिक्यूली का फॉर्मेशन होता है ना। These are the trabeculae और यहाँ पे ये जो स्पेसेस है इस स्पेसेस में क्या होता है, बोन मैरो रहते हैं, है ना। यही हमने देखा था। तो ये जो ट्रैबिक्यूली है इस ट्रैबिक्यूली के आसपास क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आते हैं। ओके, तो इस पिक्चर में तुम लोगों देखने को मिलेगा कि ये जो मैरो कैविटी है दिस इज द ट्रैबिक्यूली, राइट, दिस इज द ट्रैबिक्यूलस। अगर एक को बोले तो दिस इज द ट्रैबिक्यूलस। तो यहाँ पे ये जो मैरो कैविटी है जहां पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी में या तो फिर कैंसलस बोन में, वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट लाइन करना शुरू करता है। ओके, अब ये एक ऑलरेडी एक गोल कैविटी के जैसा होता है, गोल नहीं होता है मतलब एक नॉर्मल शेप जैसा होता है, काइंड ऑफ क्लोज्ड शेप जैसा होता है जहां पे आप इस कैविटी में बोन मैरो का प्रेजेंस देख सकते हैं। तो उसी कैविटी में धीरे धीरे क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का लाइनिंग स्टार्ट होता है। तो अगर वो लाइनिंग स्टार्ट हुआ है तो वो कैसा होगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है कि each space between the trabeculae of cancellous bone comes to be lined by a layer of osteoblast. The first lamellus is formed over. तो जैसे ही वो osteoblast cell form मतलब वहां पे बैठ गया तो अब क्या होगा, धीरे धीरे बोन की फॉर्मेशन होगा, स्टार्ट होगी, क्योंकि osteoblast क्या करता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। The scheme to show how bones growth in length, the inner wall of the original space and is therefore shaped like a ring. तो जैसे ही हम लोग अंदर देखें कि ऑस्टियोब्लास्ट एक बैठ गया है तो वहां पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। Subsequently, concentric lamellae are laid down inside the ring, thus forming an osteon. The original space becomes smaller and persist as a Haversian canal. देखो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो ऑस्टियोब्लास्ट लाइनिंग हुआ है फिर से क्या होता है, कोलेजन फाइबर डिपोजिशन होती है, कोलेजन फाइबर आता है, फिर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा जैसे बोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो फिर से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, धीरे धीरे क्या होता है, ये क्लोज होता रहता है। सी, पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल आया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बैठने के बाद क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बैठने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स आके डिपोजिट होगी और यहाँ पे जैसे डिपोजिशन होती है ये धीरे धीरे स्वेल अप होता है और स्वेल अप होने के बाद क्या करता है, ऑस्टियॉइड बनाता है और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए ये एक कॉन्सेंट्रिक लैमेला जैसा फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो गया है मतलब इस जगह में जैसे
इस जगह में जैसे ही उसका कोलेजन का डिपोजिशन हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अंदर की तरफ फिर से ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल आके बैठ जाएंगे। जैसे बैठेंगे फिर वो कोलेजन का डिपोजिशन होगा और फिर से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर और ऑस्टियोइड बनेगा। तो फिर से धीरे धीरे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते बनते क्या होता है, ये बीच में एक हैवर्शियन सिस्टम बन जाता है। ओके, जहां पे नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं और जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। और यहाँ पे देखो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल था ये धीरे धीरे ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो गया है और ये ऑस्टियोसाइट से कैनालिक्यूली निकल के आएगा और कैनालिक्यूली क्या करेगा, कैनालिक्यूली के तरफ से क्या होगा, ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली वो कम्युनिकेशन रखेंगे। तो ऐसा होता है कैंसिलस बोन से कॉम्पैक्ट बोन का ट्रांसफर। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। Subsequently, concentric lamella are laid down inside the ring, thus forming an osteon. The original space becomes smaller and persists as Haversian canal. The first formed Haversian system are called as atypical Haversian system or primary osteon. These osteons do not have a typical lamellar structure and their chemical composition may be also atypical. तो जो first Haversian canal form होता है वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं atypical Haversian system or primary osteon. Primary osteons are soon invaded by blood vessels and by osteoclasts that bore a new series of spaces through them. These new spaces are again filled by bony lamellae under the influence of osteoblasts to form secondary osteons. तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक एक करके लेयर हो रहा है, दिस द प्राइमरी ऑस्टियोन, फिर इसके बाद जो ये लेयर आएगा सेकेंडरी ऑस्टियोन, फिर आएगा टर्शियरी ऑस्टियोन, तो ऐसे करके धीरे धीरे लेयर्स बढ़ते जाते हैं। The process of formation and destruction of osteons takes place repeatedly as the bone enlarges in size and continues even after birth. And in this way, the internal structure of the bone can be repeatedly remodeled to suit the stresses imposed on the bone. अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी बात लिखा गया है, ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये धीरे धीरे तो ग्रो हो रहा है, राइट, फिर यहाँ पे ये हैवर्शियन कैनल बना रहा है। तो ये ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि रिप्लेसमेंट होती है। तो जैसे जैसे एक नया कुछ बन रहा है, जो पुराना पिछले वाला था उसको खत्म किया जाता है। तो हम लोगों को पता है कि देयर इज टू टाइप ऑफ सेल, एक है क्या बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दूसरा है बोन रिमूविंग में हेल्प करता है। ओके, तो ये जैसे जैसे फॉर्मेशन होता जाता है पीछे से वो जो लास्ट वाला लैमिला था, मतलब सपोज अगर ये प्राइमरी है, सपोज यहाँ पे एक प्राइमरी बना है, ये है फर्स्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आया और फिर ऑस्टियोसाइट्स बना, फिर यहाँ पे सेकेंडरी आया, सेम तरीके से यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स बना, यहाँ पे टर्शियरी आया, ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ऐसे करके बनता जा रहा है। तो क्या होता है, जैसे ये थर्ड तक बन गया ना, जब ये फोर्थ वाला बनेगा, ये पहला वाला जो यहाँ पे बना था ये डिपॉजिट हो जाएगा इन द सेंस इसको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं, डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। डीमिनरलाइजेशन अगर हो गया है तो मिनरल्स अगर सब निकल गया तो बोन का क्या रहेगा, वहां पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये लैमेला डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जब फोर्थ वाला बन रहा है, फिर जब ये फिफ्थ वाला बनना शुरू होता है, सेकंड वाला हट जाता है। तो ऐसे करके ये लेयर मेंटेन करते हैं। लेकिन और एक चीज है, अगर ऐसे करके लेयर मेंटेन हो रही है तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, एंड ऑफ द डे इसकी जो ये कैविटी है, ये कैविटी भी बड़ी होती जा रही है ना। ये जो कैविटी है, पहले इसका जो अगर तुम इसकी गर्थ से अगर देखो, इसके सरकमफेरेंस अगर देखो तो ये इतना था, है ना। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब इसका जो नया जो सरकमफेरेंस है ये तो बड़ा हो गया है ना। तो ये कैविटी एनलार्ज होता जाता है और ऐसे करके धीरे धीरे बोन की कैविटी एनलार्ज होती है और बोन की ग्रोथ भी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि and continues even after birth. In this way, the internal structure of the bone can be repeatedly remodeled to suit the stresses imposed on the bone.
When a newly created cavity begins to be filled in by lamellae of a new osteon, the first formed layer is atypical in that it was very high density of mineral deposit. फर्स्ट वाला हैवर्शियन कैनल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिपिकल, है ना। तो वो जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वहां पे बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट होती है। तो इसीलिए ये लेयर क्या करता है, इसको अलग करता है, ये जो बाकी की जो ऑस्ट्रियंस है उनके साथ इसको अलग किया जाता है ऐसे करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो डेंसिटी होती है मिनरलाइजेशन की वो बहुत ज्यादा होता है। एंड दिस लेयर इज नोन एज सीमेंट लाइन। ओके, दिस लेयर कैन सब्सिक्वेंटली बी आइडेंटिफाइड एज सीमेंट लाइन दैट सेपरेट द ऑस्ट्रियन फ्रॉम प्रीवियसली फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जब न्यूली क्रिएटेड कोई कैविटी धीरे धीरे फिल होना शुरू होता है, ठीक है, ऐसे करके फिल होना शुरू होता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, एकदम जो पहला था जो एटिपिकल होता है, उस एटिपिकल में बहुत ज्यादा मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस एटिपिकल लाइन को हम लोग सीमेंट लाइन भी बोलते हैं। तो ये सीमेंट लाइन बेसिकली कभी भी ये सीमेंट लाइन आपको कोई न्यूली फॉर्म्ड बोन में नहीं मिलेगा। ये तब होता है, मतलब ये एक चेतावनी है कि इसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं रहेगा जहां पे बोन इरोजन हो, ठीक है। इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ बोन इरोजन, मतलब एज द सीमेंट लाइन रिप्रेजेंट्स द लाइन एट विच द प्रोसेस ऑफ बोन इरोजन स्टॉप्स एंड एट विच द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन बिगिंस। तो ये सीमेंट लाइन से क्या होता है, ये बोन फॉर्मेशन की बिगिनिंग होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिवर्सल लाइन। ओके, तो ये जो एटिपिकल होता है इसीलिए इसको हम लोग एटिपिकल बोलते हैं, एकदम जैसे कि एटिपिकल वर्जन देखो कहां से आ रहा है, ये है ना, द फर्स्ट फॉर्म हैवर्शियन सिस्टम इज कॉल्ड एटिपिकल हैवर्शियन सिस्टम और प्राइमरी ऑस्ट्रियन। तो ये प्राइमरी ऑस्ट्रियन में ही प्रेजेंट होता है, ये वेरी हाई डेंसिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट ऑफ सीमेंट लाइन एंड इट सेपरेट्स द न्यूली फाउंड फ्रॉम द ओल्ड बोन। ओके, अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जस्ट एक वो पिक्चर है बोन का, इसको मैं एक रेफरेंस के लिए यूज करूंगी आपको समझाने के लिए कि कहाँ पे पेरियोस्ट्रियम है, कहाँ पे एंडोस्ट्रियम है, कैसे करके कोलेजन फाइबर्स के डिपोजिशंस होती है, ये सब के लिए। सो हाउ बोन्स ग्रो, अब हम लोग देखेंगे कि बोन की जो ग्रोथ है, बोन फॉर्मेशन तो हम लोग देखे हैं, बोन कैसे ट्रांसफर हुआ है कैंसरस से कॉम्पैक्ट में, वो भी हम लोग देखे हैं। अब देखेंगे हाउ बोन्स ग्रो। अ हार्ड टिश्यू लाइक बोन कैन ग्रो ओनली बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन ओवर एग्जिस्टिंग बोन। तो ये तो हम लोगों को ऑलरेडी एक थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि बोन ग्रोथ ऐसे होता है कि एक लाइन बन रहा है, न्यू लाइन बन रही है, तो पीछे का जो लाइन था उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, उसकी डीमिनरलाइजेशन हो जा रही है। तो इसके बाद फिर से एक नया बनेगा, तो वो एकदम जो लास्ट वाला पुराना वाला था वो चला जाएगा, ठीक है। इन द बोन ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, अब हम लोग इस पोर्शन में देखेंगे कि वॉल्ट ऑफ स्कल के जो बोन्स होते हैं, पैरिएटल बोन्स होते हैं, उसके ग्रोथ कैसे होता है। In the bones of the vault of skull, that is just like a parietal bone, ossification begins in one or more small areas called center of ossification. तो यहाँ पे ossification start होता है छोटे छोटे एरिया में। At first, it is in the form of narrow trabeculae or spicules. These spicules increase in length by deposition of bone at their ends. As the spicules lengthen, they radiate from the center of ossification to the periphery. Gradually, the entire mesenchymal condensation is invaded by the spreading processes of ossification and the bone assumes its normal shape. However, even at birth, radiating arrangement of trabeculae is obvious. तो दिस इज द पैरिएटल बोन। यहाँ पे पूरे जो स्कल के जो जितने सारे बोन्स होते हैं, 8 cranial bones is mentioned here. और यहाँ पे देखो ग्रोथ ऑफ स्कल बोन्स कैसे होते हैं, बोन साइज आफ्टर सम ग्रोथ। यहाँ पे ये जो एंड प्रोडक्ट है, डिपोजिशंस यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये एंड पोर्शंस में इनकी डिपोजिशन होती है और ऐसे ही करके इनका ग्रोथ होता है। मतलब जब छोटा था, छोटा से धीरे 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 हमारा स्कल जो बिग स्कल हो रहा है, एकदम छोटे बच्चे का जो स्कल है वो तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका सर्कमफ्रेंस उसकी बढ़ती है ना। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है और एक एक लेयर में ऑसिफिकेशन अगर स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक लेयर में बन रहा है, तो अगर छोटे छोटे पोर्शन में अगर हम लोग ऑसिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एंड की तरफ न्यू बोन की
जो मिनरल्स है उसकी डिपोजिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसे करके न्यू बोन ऐड होता है और ऐसे ही ऐड होते होते वो खुद ब खुद साइज इंक्रीज करता है। तो दिस इज हाउ स्कल बोन की ग्रोथ होती है। नाउ the mesenchymal cell lying over the developing bone differentiate to form a periosteum. The embryonic parietal bone formed as described above has to undergo considerable growth. After ossification has extended into the entire membrane representing the embryonic parietal bone, this bone is separated from neighboring bones by intervening fibrous tissues in the region of sutures. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देयर इज द सचर्स प्रेजेंट हियर, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल दिस पोर्शंस। तो एकदम पहले क्या होता है, ये था ओरिजिनल बोन साइज, ठीक है। रुको, ये था ओरिजिनल बोन साइज। धीरे धीरे जैसे न्यूली बोन ऐड हुआ है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है और डिस्प्लेस होते होते पूरा जो एक एक छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पे एक एक टुकड़े के एंड में जैसे नया चीज अगर घुस रहा है, ठीक है, नया चीज अगर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, एक ओवरऑल ग्रोथ होगा। तो इसकी जो रेडियस थी, ओरिजिनल बोन की जो ये रेडियस थी, ये फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ के और ज्यादा इसकी ग्रोथ मिलती है। ओके, now the growth in size of the bone can occur by deposition of bone on the edges adjoining sutures. तो ये sutures के पोर्शन में यहाँ पे नए बोन ऐड होते हैं। Growth in the thickness and size of the bone also occur when overlying periosteum forms bone by the process of intramembranous ossification over the outer surface of the bone. Simultaneously, there is a removal of bone from the inner surface. In this way, as the bone grows in size, there is simultaneous increase in the size of the cranial cavity. तो यहाँ पे हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि साइड बाय साइड यहाँ पे सूचर्स में सचर में वो बोन्स डिपोजिट हो रहे हैं, बोन के जो मटेरियल्स है वो डिपोजिट हो रहे हैं और फिर इसके जो सर्कमफेरेंस है ये बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो इसके क्रेनियल कैविटी है इसको भी तो इंक्रीज होना है। तो वो सेम प्रोसेस से ये ऑसिफिकेशन होती है। देखो कैसे हो रहा है, बोन डिपोजिटेड ऑन दिस साइड, अगर एकदम पहले इस साइड में अगर बोन डिपोजिट हो रहा है, न्यूली बोन डिपोजिट हो रही है, तो ये अंदर की तरफ से, मतलब जो ये क्रेनियल कैविटी, अगर सपोज दिस इज द सर्कल, अगर एक सर्कल मैं यहाँ पे देखूं तो इस सर्कल के बाहर की तरफ, ओके, बाहर की तरफ यहाँ पे एक नया बोन फॉर्म हुआ है। तो फिर क्या होता है, ये जो बीच में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चला गया। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इसके ऊपर और एक लेयर फॉर्म हो रहा है। ओके, और एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाला अंदर का जो था ये वाला चला गया। तो ऐसे करके यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। देखो पहले अगर इस साइड में अगर अंदर की तरफ अगर रिमूव हो रहा है, बाहर की तरफ जब डिपोजिट हो रही है या अंदर की तरफ से रिमूव हो रहा है। लेयर 2 डिपोजिटेड ओवर लेयर 1 और ये फिर क्या होगा, लेयर 3 डिपोजिटेड ऑन लेयर 2, लेयर 1 इज रिमूव्ड। मतलब पहले यहाँ पे लेयर 1 है, ठीक है, लेयर 1 के ऊपर क्या हो रहा है, लेयर 2 डिपोजिट हुआ। लेयर 2 डिपोजिट होने के बाद लेयर 3 जैसे ही डिपोजिट हो रहा है, लेयर 1 हवा हो जा रहा है। इसके बाद लेयर 4 जैसे ही डिपोजिट हो रहा है, लेयर 2 चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, अंदर का जो लेयर था वो डिपोजिट हो रहा है, सॉरी वो रिमूव हो रहा है और ऊपर का जो लेयर है वो धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा है। तो डिपोजिट हो रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से वो हटा दे रहे हैं। Simultaneously, there is a removal of bone from the inner surface. In this way, as the bone grow in size, there is a simultaneous increase in the size of cranial cavity. तो ऐसे करके cranial cavity बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया पोर्शन। अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है कि कैसे करके स्कल बोन का ग्रोथ हो रही है। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ टिपिकल
लॉन्ग बोन। तो स्कल बोन का तो पता चल गया है, लेकिन लॉन्ग बोन का जो ये था क्या, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती है स्कल बोन, राइट, क्योंकि ये फ्लैट बोन है, जितने भी सारे फ्लैट बोन्स हैं वो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन। इन दिस रीजन वेयर अ लॉन्ग बोन इज फॉर्म्ड, द मेसेनकाइम फर्स्ट lays down a cartilaginous model on the bone. This cartilage is covered by a perichondrium. Endochondral ossification starts at the center part of the cartilaginous model, and this area is called as the primary center of ossification. So we have already known that, we have already learned that कि कार्टिलेजियस बोन्स, कार्टिलेज से कैसे बोन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कार्टिलेज एक प्लेस देता है कि उस प्लेस को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर तुम धीरे धीरे कोलाजन का फॉर्मेशन करो, कोलाजन डिपोजिट करो, और फिर तुम इसके ऊपर बोन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। कार्टिलेज खुद बोन पे ट्रांसफर नहीं होता है, कार्टिलेज एक शेप देता है, ठीक है, एक जगह प्रोवाइड करता है कि तुम इसको यूज कर सकते हो। सेम हियर, gradually bone formation extends from the primary center towards the end of the shaft. This is accompanied by the progressive enlargement of the cartilaginous model. Now this is a cartilaginous model, primary center of the ossification, यहाँ पे primary center of the ossification है, यहाँ से अब start होने वाला है। This is the periosteal collar. फिर क्या हो रहा है, cartilaginous model has grown larger, और ये जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है ये भी धीरे धीरे अपना काम बढ़ा रहा है। बोन फॉर्मेशन हैज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द प्राइमरी सेंटर। तो एकदम पहले ही एक जगह से ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये अपना जो एरिया है इसको इंक्रीज कर रहे हैं। एंड फिर पेरियोस्टियल कॉलर हैज आल्सो इलोंगेटेड। तो जैसे जैसे प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से ये धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है प्राइमरी सेंटर, पेरियोस्टियल कॉलर भी धीरे धीरे एक्सटेंड होती। Soon after the appearance of the primary center, the onset of the endochondral ossification in it, the perichondrium, which may now be called as periosteum, becomes active. The osteoprogenitor cells in its deeper layer lay down bone on the surface of the cartilaginous model by intramembranous ossification. This periosteal bone completely surrounds the cartilaginous shaft and is therefore called as periosteal collar. तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल इज मदर ऑफ एवरीथिंग। इसको अगर बोले हम ऑस्टियोब्लास्ट बना दो तो ऑस्टियोब्लास्ट बना देगा, ऑस्टियोक्लास्ट बना दो तो ऑस्टियोक्लास्ट बना देगा। तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल जहां पे है वहां पे चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो the osteoprogenitor cell in its deeper layer lay down bone on the surface of the cartilaginous model by intramembranous ossification. तो we know that कि अगर osteoprogenitor cell वहां पे गया है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, osteoblast, osteocytes इसमें convert होता शुरू हो जाएगा। This periosteal bone is completely surrounds the cartilaginous shaft and is therefore called as periosteal collar. तो ये osteoprogenitor cell वहां पे bone growth का formation को facilitate करता है। And see this. This is the loose mesenchyme present here, and this is the ectoderm, and this is the limb part. ये mesenchyme जैसे कि loose mesenchyme था, इसके बाद ये क्या होता है, condensation होती है। जैसे कि mesenchyme का condensation हुआ, फिर यहाँ पे perichondrium नाम का एक लेयर आता है, ठीक है, जो कि बाद में पेरियोस्टियम बनते हैं बोन में, एंड कार्टिलेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ मेसेनकाइमल सेल टू कार्टिलेज सेल्स। तो ये कार्टिलेज का भी डिपोजिशन धीरे धीरे होती रहती है। एंड नाउ द पेरियोस्टियल कॉलर इज formed only around the region of primary center but rapidly extends towards the end of the cartilaginous model. It acts as a splint and gives strength to the cartilaginous model at the site where it is weakened by the formation of secondary areolae. We shall see the most of the shaft of the bone is derived from this periosteal collar and is therefore membranous in origin. So at about the time of birth, the developing bone consists of a part called diaphysis. That is bony and has been formed by the extension of the primary center of ossification and ends that are cartilaginous. तो हर बोन के पास ये जो पोर्शन है, ये इसमें इस पोर्शन में यहीं पे दिखा रही हूं, ठीक है, कहाँ गया, हाँ,
ये देखो, दिस इज द पोर्शन ऑफ डायाफाइसिस ह्यूमेरस, सबसे बड़ा वाला जो बोन है वहां पे हम लोग अगर देखते हैं लॉन्ग बोन में, तो ये दिस इज द डायाफाइसिस विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये साइड में क्या होता है, दिस इज द कार्टिलेज पोर्शन, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कार्टिलेज क्या करता है, जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दो तो यहाँ पे जो एल्बो है या तो फिर तुम्हारे जो नी पॉइंट्स है, तो ऑल दीज आर कार्टिलेज, ठीक है। दो बोन के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज फॉर्म होता है और दीज आर द डायाफाइसिस, ठीक है। यहाँ पे डायाफाइसिस रहता है, दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बोन। has been found by the extension of the primary center of ossification and ends that are cartilaginous. At varying times after birth, secondary centers of endochondral ossification appears in the cartilages forming the ends of the bone. These centers enlarge until the ends become bony. तो ये धीरे धीरे become bony. More than one secondary center of ossification may appear at either end. The portion of bone formed from one secondary center is called epiphysis. एक सेकेंडरी सेंटर से जो बोन का पोर्शन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। सो देखो यहाँ पे दिस इज द सेकेंडरी सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी सेंटर था और ये प्राइमरी सेंटर अपना ग्रोथ इंक्रीज कर रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ इंक्रीज किया। और सेकेंडरी सेंटर कहाँ पे बनता है, ये जो कार्टिलेज वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सेकेंडरी सेंटर बनता है इसको बोनी फॉर्म करने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन, सेकेंडरी सेंटर ऑसिफिकेशन, दिस आर द सेकेंडरी सेंटर एंड में। दिस इज द कार्टिलेजिनियस एपिफाइसिस, ठीक है। दिस इज द पेरियोस्टियल कॉलर, ये तो एकदम जो मेम्ब्रेन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द पेरियोस्टियल कॉलर। इसको हम लोग, दिस इज द बोनी रीजन विच इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस एंड दिस इज ऑल्सो कार्टिलेजिनियस एपिफाइसिस। अब सेकेंडरी सेंटर आ गया है, ऑसिफिकेशन होगी तो यहाँ पे बोनी बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोनी एपिफाइसिस, एपिफाइजियल प्लेट यहाँ पे बन रहा है एंड दिस पोर्शन इज द मेटाफाइसिस। दिस इज द डायाफाइसिस, दिस द अंदर है क्या, मैरो कैविटी, जो हम लोग देखे थे बोन मैरो, मैरो कैविटी है प्रेजेंट। और यहाँ पे सेम ये एपिफाइजियल प्लेट और फिर यहाँ पे है मेटाफाइसिस और फिर दिस इज ऑल्सो द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये जो दोनों पोर्शन है ये दोनों एंड में सेम होता है और बीच में डायाफाइसिस है, बोनी रीजन। For a considerable time after birth, the bone of the diaphysis and the bone of epiphysis are separated by a plate cartilage, which is called as epiphyseal cartilage or epiphyseal plate. तो इसको हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, this is the epiphyseal plate, which is very important for growth of the bone. Okay, this plate is very important. This is formed by the cartilage into which ossification has not extended either from the diaphysis. This is formed by cartilage into which ossification has not extended either from the diaphysis or from the epiphysis. We shall see that the plate play a very vital role in the growth of the bone. तो ये डायाफाइसिस से भी अलग है, एपिफाइसिस से भी अलग है, ये खुद ब खुद एक एपिफाइजियल कार्टिलेज, एपिफाइजियल प्लेट है जिसका महत्व हम लोग बाद में देखेंगे। देखो, growth of a long bone. अब growth of a long bone increases both in length and girth, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो भी तो आती है धीरे धीरे, जैसे हाँ बुढ़ापे में वो तो फिर डीमिनरलाइजेशन होती है, इसके लिए बाद में वो तो टूट जाता है, अब हड्डी टूटने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो गर्थ होता है और जो लेंथ होता है दोनों ही इंक्रीज होता रहता है लॉन्ग बोन का, क्योंकि तुम बच्चे से तुम बड़े भी तो हो रहे हो, साइज भी तो बढ़ रहा है, सिर्फ फूलने से थोड़ी ना होगा, सिर्फ कैविटी बनने से थोड़ी ना होगा। We have seen that the periosteum lays down a layer of bone around the shaft of the cartilaginous model. This periosteal collar gradually extends to the whole length of the diaphysis. तो ये जो periosteal collar है यहाँ पे, दिस वेयर द पेरियोस्टियल कॉलर, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये जो बीच का पोर्शन है जो डायाफाइसिस, ये पूरा पेरियोस्टियल कॉलर से ढका हुआ रहता है ना, मतलब वहां तक वो पेरियोस्टियल कॉलर जाता है। As more layers of bone are laid down over it, the periosteal bone becomes thicker and thicker. तो धीरे धीरे जैसे लेयरिंग होती रहती है, तो जितना ज्यादा लेयरिंग होगा उतना ज्यादा थिकर होगा, लेकिन एक हद तक थिकर होती है।
किसी भी चीज को ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे चांसेस है तो ये हड्डी को थिक हो के अब इतना बड़ा हो गया, एक एक हाथ फिर उठा नहीं पाओगे, सो ही जाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज एबनॉर्मल। कभी थिकनेस का भी एक चांसेस है, मतलब सॉरी, थिकनेस का भी एक लिमिट है। जैसे कि हमारे ग्रोथ हमेशा एक लिमिट में होती है। तुम कभी नहीं देखना प्लांट्स का ग्रोथ तो भी एक हो सकता है, एक हद तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, नॉट ह्यूमन बीइंग्स ओनली, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की ग्रोथ एक लिमिट तक होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बिल्ली को एकदम हाथी जैसा कोई साइज मिल गया है। आज तक कभी देखे हो बिल्ली, हाथी के साइज का कोई बिल्ली? नहीं देखे हो, नहीं भी देख भी नहीं सकते, राइट? क्योंकि उसका एक परमानेंट साइज है। हाँ, उसकी बहुत सारा वैरायटीज हो सकती है। कोई बिल्ली का वैरायटी बहुत बड़ा है, कोई बिल्ली का वैरायटी छोटा है, लेकिन ये कभी नहीं होता है कि हाथी के जैसे हो गया या तो फिर जिराफ के जैसे हो गया, राइट? वी कैन नॉट बी लाइक एकदम 10 फीट 16 फीट टॉल ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। तो दीज आर द थिंग। अगर कभी कभी 1 2 8 फीट 7 फीट मतलब ऐसा टाइप का अगर हो भी गया है तो उसको हम लोग एक्सेप्शन मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं जाता है। जो एकदम टॉलेस्ट है उससे भी ज्यादा कभी नहीं जाता है। तो वो भी एक लेंथ तक होती है, उसका भी एक परमानेंट है कि हाँ ये फिक्स्ड है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो वैसे ही करके बोन, लॉन्ग बोन जो है उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी गर्थ बढ़ती है, उसकी जो कैविटी है वो भी इंक्रीज होती है, सब कुछ फाइन है। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। तुम जैसे ग्रोथ कर रहे हो उसको बंद करने के लिए भी एक चीज जरूरी होती है, ठीक है। तो यहीं पे आता है जो बोन फॉर्मेशन के बाद तो अब तक हम लोग देख रहे थे कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल हेल्प कर रहा है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हेल्प कर रहे हैं। अब आता है ऑस्टियोक्लास्ट का बात। ये क्या करता है? However, it is necessary, neither necessary nor desirable for it to become too thick. ठीक है, तो बोन का जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं हो सकता है, ना ही वो जरूरी है। Hence, osteoclasts come to line the internal surface of the shaft and remove bone from this aspect. A bone is laid down outside the shaft, it is removed from the inside. तो ये अंदर ही अंदर इसकी डिमिनरलाइजेशन होती है और ऊपर से इसकी डिपोजिशन होती है। तो ऊपर की तरफ डिपोजिशन होगी, नीचे से उसका मतलब अंदर की तरफ से उसका डिमिनरलाइजेशन होगा, ठीक है। The shaft thus grows in diameter and at the same time its wall does not become too thick. तो अगर ऑटोमेटिकली अगर आप मेंटेन कर रहे हैं कि एक लेयर को अगर डिपोजिट कर रहे हैं तो नीचे से अगर हम लोग हटा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेम रहता है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग पेरियोस्टियल बोन, दिस इज द एंडोकॉन्ड्रियल बोन। हाउ लॉन्ग बोन थिकन्स। अब देखो अंदर ये लेयर 1 है, फिर ये लेयर 2 डिपोजिट हुई है, दिस इज द एंडोकॉन्ड्रियल बोन रिमूव्ड फ्रॉम द मैरो कैविटी। फिर नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, लेयर 1 रिमूव हो गया। तो पहले क्या था, पेरियोस्टियल बोन था और अंदर एंडोकॉन्ड्रियल बोन था। फिर एंडोकॉन्ड्रियल बोन की रिमूवेशन हो जाती है, लेयर 1 और लेयर 2 की डिपोजिशन होती है। लेयर 2 के बाद लेयर 3 का डिपोजिशन होती है और अंदर से लेयर 1 हट जाता है। फिर लेयर 4 का डिपोजिशन होती है और अंदर से लेयर 2 हट जाता है और ये चलता रहता है। फिर क्या होगा, लेयर 5 डिपोजिट होती है, लेयर 3 हट गया और अंदर की जो कैविटी है एकदम पहले तुम बता सकते हो ये देख के ही, इसकी जो सरकमफेरेंस का जो लेंथ है ऑटोमेटिकली ये वाला उससे बहुत ज्यादा बड़ा। तो ऐसे करके बोन, लॉन्ग बोन के जो अंदर का थिकनेस है वो ऐसे करके बनता है, ठीक है। The osteoclast also removed trabecular lining in the center of the bone that were formed endochondral ossification. In this way, a marrow cavity is formed. As the shaft increases in a diameter, there is a corresponding increase in the size of the marrow cavity. This cavity also extends towards the end of the diaphysis, but does not reach the epiphyseal plate. ओके तो ये एक्सटेंड होता है, डायाफाइसिस के अंदर ही एक्सटेंड होता है, ये एपिफाइजल प्लेट तक नहीं जाता है। ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द बोन फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर दैट इज द एंडोकॉन्ड्रियल origin is removed except near the bone ends,
so that the wall of the shaft is ultimately made up of entirely periosteal bone formed by the process of intramembranous ossification. अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एपिफाइजल प्लेट का ये जो एक एक जोन है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट ये वाला पोर्शन देखो, इस जगह को तुम लोग पहचान तो पा रहे हो ना कि दिस इज द डायाफाइसिस, यहाँ पे है मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस का ये पोर्शन, और फिर दिस इज द एपिफाइसिस प्लेट, और इसके बाद है वो कार्टिलेज वाला पोर्शन, ठीक है, बोनी एपिफाइसिस। देखो, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, 3 zones कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन एपिफाइजल प्लेट: जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज कहाँ पे है? दिस इज द रेस्टिंग जोन, ठीक है। इसके बाद आता है सेल प्रोलिफरेशन का। सेल प्रोलिफरेशन मतलब जहां पे सेल डिवीजन हो रही है, सेल ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद आता है ऑसिफिकेशन का, जहां पे बोन फॉर्मेशन हो रही है ग्रोथ के लिए। ओके, तो यहाँ पे अभी ये सब रेस्ट कर रहे हैं, इनको भी काम नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा? सेल डिवीजन हो रही है और ये प्रोलिफरेशन चलती रहती है, और फिर ये कैल्सिफिकेशन चलती है, और कैल्सिफिकेशन जैसे कैल्सिफाइड मैट्रिक्स मिल गया इनको, फिर ये बोन फॉर्मेशन होती है। जो मैंने वो बोन ग्रोथ का जो चार्ट दिखाया था, वहां पे भी ये सेम तरीके से हो रहा था, है ना। ये फर्स्ट वाला जोन है, फिर जोन के बाद ये सेकेंड वाला जोन है, ये फर्स्ट वाला जोन है, फिर ये आता है सेकेंड वाला जोन, फिर ये थर्ड वाला जोन, और फिर ये फोर्थ, एंड देन दिस इज द फिफ्थ। और जैसे जैसे ये बोन बढ़ता जाता है, इसका साइज जैसे इंक्रीज करता है, फिर ये शिफ्ट होता रहता है। मतलब जोन ऑफ ऑसिफिकेशन यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर चला जाता है जोन ऑफ कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, फिर वो आता है जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, फिर ऊपर आता है जोन ऑफ रेस्टिंग जोन, ठीक है। तो ये धीरे 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 बढ़ता रहता है, और लॉन्ग बोन की जो वो लेंथ है वो भी बढ़ती रहती है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज में क्या होता है? सेल्स आर स्मॉल एंड इरेगुलरली अरेंज्ड। जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग कार्टिलेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ कार्टिलेज ग्रोथ। In this zone, the cells are larger, undergo repeated mitosis obviously. As they multiply, they come to be arranged parallel columns separated by bars of intercellular matrix. Okay, तो जहां पे क्या हो रहा है? cells are very large and they divide by mitotic division, और फिर ये parallelly arranged होते हैं। ओके, रेस्टिंग कार्टिलेज में क्या होता है? दे आर अरेंज्ड वेरी इरेगुलरली, उसका कोई अता पता नहीं रहता है, वो बस रेस्ट करते हैं अपने हिसाब से, स्मॉल स्मॉल होते हैं, साइज भी उनका छोटा होता है, रेस्टिंग कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं। इसके बाद जो प्रोलिफरेटिंग है, प्रोलिफरेटिंग में क्या होता है? यहाँ पे सेल्स का देखो साइज बढ़ गया है, यहाँ पे सेल साइज हैज बीन एनलार्ज्ड, और फिर ये क्या करते हैं? ये प्रोलिफरेटिंग सेल खुद पैरेलली एक खुद के हिसाब से एक रेगुलरली अरेंज्ड हो जाते हैं। फिर आता है जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। यहाँ पे क्या होने वाला है? कैल्सिफाइड होने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ कार्टिलेज ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस जोन सेल्स बिकम स्टिल लार्जर एंड मैट्रिक्स बिकम कैल्सिफाइड। ओके, तो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है दिस जोन में, ठीक है। ये पैरेलली ही अरेंज रहते हैं, और यहाँ पे बार ऑफ सेल्स जैसे होता है, ये बार ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे कैल्सिफाइड मैट्रिक्स का बार रह जाता है, और ये एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं। एंड वी नो दैट कि धीरे धीरे इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, वो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नाउ यहाँ पे और एक पिक्चर है इसका एपिफाइजियल प्लेट का, यू कैन सी दिस बोन जोन ऑफ ऑसिफिकेशन, फिर आया है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाइपरट्रॉफी, प्रोलिफरेशन, एंड फिर रिजर्व कार्टिलेज। तो इसका अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, मुझे 2 बुक में ये अलग अलग इंफॉर्मेशन मिला है, मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट टू द जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, देयर इज अ जोन वेयर कार्टिलेज सेल्स आर डेड एंड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बोन। तो हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे ये बोन का फॉर्मेशन होती है, ऑसिफिकेशन होती है, कैसे होता है? ये पहले प्राइमरी सेल्स रहते हैं, अंदर का जो ये कार्टिलेज सेल है, ये सेल्स फिर क्या होता है? मर जाता है, डेड हो जाती है, राइट। और ये बाहर कैल्सिफाइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इन दोनों के बीच में ये जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है, ये और रहता नहीं है, और फिर ये एक साथ एक कैविटी जैसे फॉर्म करता है। ये सब सेल्स एक साथ मिलके ये कैविटी जैसे फॉर्म करता है, और फिर
ट्रैबिक्यूली का फॉर्मेशन होती है ना। ट्रैबिक्यूली का अगर फॉर्मेशन हो रही है और फिर ये अंदर एक कैविटी बनता है जहां पे हम लोग रेड बोन मैरो को, जहां पे हम लोग बोन मैरो देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक मैरो का फॉर्मेशन हो जाती है। एंड आफ्टर दैट अगर इसको और भी ज्यादा बढ़ना है, लाइक कैंसरस बोन से फिर अगर कॉम्पैक्ट बोन में बनना है तो उसका फर्दर ग्रोथ होती है, राइट। तो यहाँ पे यही बताया है कि ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द बोन टेक्स प्लेस बाय कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एपिफाइजियल कार्टिलेज टू बोन इन दिस जोन, दैट इज on the diphyseal surface of the epiphyseal cartilage. At the same time, the thickness of the epiphyseal cartilage is maintained by the active multiplication of the cells in the zone of proliferation. When the bone has attained its full length, cells in the cartilage stops proliferating. तो जब बोन को एक अच्छा खासा लेंथ मिल गया है, उसको पता चल गया है कि हाँ इसके बाद और जाने की कोई जरूरत नहीं है, तब ये कार्टिलेज स्टॉप कर देते हैं प्रोलिफरेशन करना, ठीक है। तब वो जो माइटोसिस एंड ऑल जो भी प्रोलिफरेशन का जो स्टेज था, एवरीथिंग स्टॉप्ड। अब देखो एपिफाइसिस का, डायाफाइसिस का पोर्शंस क्या है। These are the epiphysis portion, ठीक है। यहाँ पे एपिफाइसिस चलता रहता है, ये हर एक बोन के एंड में एपिफाइसिल है, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन, ये देखो फिर से मैं इसको हटा रही हूं, ये वाला पोर्शन, ये जो एकदम एंड वाला पोर्शन है, दिस द एपिफाइसिस। यहाँ पे एंड वाला पोर्शन क्या है, एपिफाइसिस है, और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, दिस आर द डायाफाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लेट्स के जैसे दिख रहे हैं आपको, दिस आर द एपिफाइजियल प्लेट्स, है ना। एपिफाइसिस के नीचे ही आएगा एपिफाइजियल प्लेट और फिर आएगा डायाफाइसिस, फिर यहाँ पे आएगा एपिफाइजियल प्लेट और फिर यहाँ पे आएगा एपिफाइसिस, और ऐसे करके हर वो बोन का सेम स्ट्रक्चर है। भले वो उंगली का बोन हो, भले वो आपकी थाई बोन हो, कुछ भी हो, वो सेम ही स्ट्रक्चर होगा, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है। Now, the process of calcification, however, continues to extend into it until the whole of the epiphyseal plate is converted into bone. The bone substance of the diaphysis and that of the epiphysis then become continuous. This is called fusion of the epiphysis. तो ये प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन तब तक चलता है जब तक ना ये एपिफाइजियल प्लेट भी बोन में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही वो एपिफाइजियल प्लेट बोन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद और कोई ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट ही वो ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है ना। एंड दिस इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अनअकैडमी को फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।